क्या गुल खिलाए मम्मी जी। सुधा की उम्र तकरीबन 40 साल थी जब उसके पति दिनेश की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। एक पल में मानो उसकी दुनिया ही वीरान हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके पास जीने की एक वजह बाकी थी, और वो वजह थी उसका इकलौता बेटा शुभ। देखो दीदी, जो हुआ वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, भाग्य के लिखे को तो कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन आप निराश मत होइए, आपके पास जीजा जी की सबसे अनमोल निशानी है। अब आपको अपना जीवन बस शुभ के लिए ही समर्पित करना है। हिम्मत रखिए, हिम्मत से बड़ी बड़ी कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। तू ठीक कहती है दुर्गा, शुभ ना होता मेरे पास तो मानो जीने की वजह ही ना होती। लेकिन अभी मुझे दिनेश के अधूरे कामों को पूरा करना है, इसलिए हिम्मत तो रखनी होगी। एक बार शुभ को उसकी मंजिल तक पहुंचा दूं, उसके बाद मैं भी अपने दिनेश के पास चली जाऊंगी। ऐसी बात नहीं करती दीदी, जीजा जी जहाँ भी होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से निकालें। अरे आपको तो अभी बहुत लंबा जीवन जीना है, अभी उम्र ही क्या है आपकी। पति को खोने का दुख सुधा के सीने पर मानो एक भारी भरकम बोझ की तरह था, जो हर गुजरते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर भी अपने गम के साथ डूबने की बजाय उसने अपने बेटे शुभ के लिए हिम्मत से आगे बढ़ने का संकल्प लिया, और अकेले ही उसके लिए माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां निभाने लगी। सुधा पढ़ी लिखी थी और एक स्कूल में टीचर की नौकरी भी किया करती थी। कुछ ही समय में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। माँ, मैं आगे की पढ़ाई के लिए पुणे जाना चाहता हूँ। यहाँ राजस्थान में रहकर पढ़ाई करने का मेरा मन नहीं है। क्यों नहीं बेटा, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि तू अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े और कामयाब होकर अपने पिता का नाम रोशन करे। तुझे जहाँ रहकर पढ़ना हो पढ़ ले, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ के कहने पर शुभ आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चला जाता है। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वो वहीं के कॉलेज में पीजी कोर्स में एडमिशन लेता है। शुभ के जाने के बाद अब सुधा को अकेलापन बहुत सताने लगा था। खाली घर मानो उसे खाने को दौड़ता था। बेटा, मैं चाह रही थी कि पीजी खत्म करके तू अपनी ही स्टेट में नौकरी के लिए ट्राई कर। देख कितने साल हो गए तुझे घर छोड़े। धीरे धीरे मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है ना बेटा। जवानी तो एक बार को अकेले कर जाती है, लेकिन अब इस बुढ़ापे में अकेलापन काटना बड़ा कठिन है। अब तो बस मुझे तेरे वापस घर लौटने का इंतजार है। कब तू घर आएगा और इस घर की रौनक वापस आ जाएगी। तुझे याद है कैसे हम दोनों सर्दियों के दिन में साथ बैठकर गरम-गरम भुट्टे खाते थे। अरे मम्मा, आप तो ऐसे बात करियो जैसे पिछले 7 सालों में मैं एक दिन के लिए भी घर नहीं आया। अरे आता तो हूँ छुट्टियों में हर साल, इतने सारे दिनों के लिए। अरे बेटा, तेरी ये 20 दिन की छुट्टियां तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। साल के 11 महीने इंतजार करने के बाद तू 20 दिन के लिए घर आता है और तुझे ऐसा लग रहा है कि 20 दिन की छुट्टियां बहुत ज्यादा होती है। मेरे दिल से पूछना बेटा। अरे मम्मी, अब आप ऐसे इमोशनल बातें मत किया करो। आप ऐसे बातें करोगी ना तो फिर मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पर आकर बैठना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें किया करो। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं अपनी पढ़ाई नौकरी सब कुछ छोड़कर आपके पास आकर बैठ गया तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप ही तो चाहती थी ना कि मैं पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करूं, देश विदेश में नाम कमाऊं, पापा का नाम रोशन करूं। तो वो सब आपके साथ घर में बैठकर भुट्टे खाने से तो नहीं होगा ना। उसके लिए घर से बाहर निकलकर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मम्मी। हाँ ठीक कह रहा है बेटा। देख, हमने सुना था बुढ़ापे में दिमाग बच्चा बन जाता है। अब देख भी लिया। जीवन भर माँ तुझे समझाती थी, अब इस बूढ़ी माँ के बच्चे वाले दिमाग को मेरा शुभ समझा रहा है। क्या मम्मा बुढ़ापा बुढ़ापा करती हो? ऐसी कोई बुढ़ी नहीं हुई होगी। यू आर जस्ट 50। अभी तो आप जवान हो, एनर्जेटिक रहो। ये क्या लाठी लेकर चलने वाली बुढ़ी माँ की तरह बात करने लगी हो? घर से बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो जुलो, अच्छा टाइम स्पेंड करो। मम्मा, ये घर में बैठकर शुभ के नाम की माला जपने से कुछ नहीं होगा। तो तूने सोच लिया है कि तू राजस्थान में जॉब नहीं करने वाला, यही बात है ना? अरे मम्मा यार, आप समझती नहीं हो। अब इतने साल पुणे में रहकर पढ़ाई की है मैंने, इंटर्नशिप भी पुणे से ही कर रहा हूँ, और सही बताऊं तो मेरा मन लग गया अब यहाँ पर। मन नहीं करता उधर आने का। प्लीज समझा करो ना। और जहाँ तक है, मुझे इसी कंपनी में जॉब भी मिल जाएगा। इधर लाइफ सेट हो गई मम्मा। और मम्मा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिया और मैं। अच्छा, तो ये है असल वजह। मतलब रिया के साथ सेटल होना है, इसलिए पुणे रहना चाहते हो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम खुश तो मैं भी खुश, और मैं तो वैसे ही कह रही थी। सही बताऊं तो मेरे पास टाइम ही कहाँ है खाली बैठने को। सुबह उठती हूँ, घर के काम निपटाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्कूल से लौटकर तो इतनी थक जाती हूँ कि फिर आराम से 2-3 घंटे सोती हूँ। फिर शाम को फिर से खाना बनाती हूँ और सो जाती हूँ। अरे भाई, बंदे के पास बोर होने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए कि नहीं? और तेरी माँ ना कोई घर में बैठकर सास बहू की सीरियल देखने वाली औरत नहीं है। वर्किंग वुमन हूं मैं, तुझसे ज्यादा बिजी रहती हूँ, समझा? ये वाला बात। चलो फोन रखता हूँ मम्मा। फोन रखने के बाद शुभ की बातों को याद करके सुधा की आंखें भर आई थी। जिस बेटे के लिए उसने दिनेश के जाने के बाद जीना सीखा था, उसके बिना वो कितना अकेला महसूस कर रही थी, शब्दों में बता ही नहीं सकती थी। लेकिन बेटे की बात भी तो सही थी ना। अपने अकेलेपन को भरने के लिए वो बेटे के पांव में बेड़ियां भी तो नहीं लगा सकती। यही तो प्रकृति का नियम है ना। जब माता पिता की उम्र ढलान पर होती है तो बच्चे उस उम्र में पंख पसारकर आसमान को छू लेना चाहते हैं। अब या तो माता पिता अपने स्वार्थ में पड़कर बच्चों के पंख कतर दें, या फिर अकेलेपन को अपना कर बच्चों को उड़ने के लिए खुला आसमान दे दे। दोनों ही सूरत में किसी एक को तो हार नहीं पड़ता है। सुधा ने बेटे को खुला आसमान देने के लिए अपने लिए अकेलेपन को चुन लिया था। जैसा कि शुभ ने बताया था, कुछ दिनों बाद शुभ की नौकरी पुणे की एक प्रतिष्ठित कंपनी में लग जाती है, और उसके बाद साल भर के भीतर सुधा, रिया और शुभ की शादी करा देती है। शादी के बाद 1 सप्ताह की छुट्टियां खत्म होने के बाद शुभ और रिया वापस पुणे लौट गए थे। शुभ के जाने के 1 महीने के बाद। अरे सुधा, घर में अकेले बैठे बैठे क्या करती है दिन भर? कभी बाहर निकलकर दोस्तों से मिला जुला कर, ऐसे कैसे मन लगता है तेरा अकेले में? जिसने जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई थी, वो तो बीच रास्ते में हाथ छुड़ाकर चला गया। अब तो इस अकेलेपन की आदत सी हो गई है। अकेलेपन की आदत डालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दोस्त किस लिए होते हैं? आज से शाम के समय पार्क में आ जाकर। हमारी उम्र के बहुत से लोग पार्क में होते हैं, उनसे मिलो, पहचान बढ़ाओ, दोस्ती करो। रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते, दोस्ती के भी होते हैं। हालांकि सुधा बाहर निकलकर किसी के साथ मिलना जुलना नहीं चाहती थी, लेकिन सहेली के बार-बार जोर देने पर वो नीचे सोसाइटी के पार्क में चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि पार्क में बड़ी चहल पहल थी। लगभग हर उम्र के लोग पार्क में दिखाई दे रहे थे। सुधा चुपचाप जाकर पार्क की एक बेंच पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वहां पर उसकी सहेली मंजू पहुंच जाती है। मैंने कहा था ना, पार्क में आएगी तो तुझे अच्छा लगेगा। देख, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर? सहेली की बात सुनकर सुधा मुस्कुरा देती है और फिर वे दोनों बातों में लग जाते हैं। अब तो जैसे ये सुधा का लगभग रोज का नियम बन गया था। शाम को चाय पीने के बाद वो 1-1.5 घंटा पार्क में आकर बैठती और अपनी सहेली मंजू के साथ खूब बातें करती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मंजू के पति का ट्रांसफर हो जाता है और वो सोसाइटी छोड़कर चली जाती है। सुधा एक बार फिर से अकेली हो गई थी। अब वो पार्क में जाकर बैठती तो जरूर, लेकिन चुपचाप उदासी से एक कोने में बैठकर आते जाते लोगों को निहारती रहती। अगर आप बुरा न माने तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मिस्टर गुप्ता की आवाज सुनकर सुधा चौंक कर उनकी तरफ देखती है और बेंच पर एक और खिसक जाती है। जी जी बिल्कुल, बैठिए ना। माफ कीजिए, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं आपको लगभग हर रोज यहाँ बैठकर बच्चों को निहारती हुई देखता हूँ। आप रोजाना यहाँ आती है लेकिन किसी से बात नहीं करती। आपको दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता या फिर लोगों को ऐसे ही चुपचाप देखना आपकी हॉबी है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ ही आती थी। उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि मैं शाम के समय पार्क आया करूँ। अब जब मुझे पार्क में आने की आदत लग गई तो मुझे अकेला छोड़कर वो यहाँ से फुर हो गई और एक बार फिर से मैं अकेली हो गई। अरे तो आपकी एक दोस्त चली गई तो आप कोई और दोस्त बना लीजिए। किसी का साथ मिल जाए तो वक्त अच्छे से कट जाता है। शायद सही कह रहे हैं। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। बस अभी कुछ महीने पहले रिटायर हुआ हूँ। पत्नी का स्वर्गवास तो बरसों पहले हो गया था और ईश्वर ने औलाद का सुख मुझे कभी दिया ही नहीं। जब तक नौकरी में मन लगा रहता था तब तक सब ठीक था, लेकिन अब रिटायर होने के बाद ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक सी गई हो। ऐसा लगता है हमारे लिए दुनिया में कोई काम ही नहीं बचा, वक्त नहीं गुजरता, इसलिए शाम के समय पार्क में आकर बैठ जाता हूँ। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया? जी, मेरा नाम सुधा है। एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। एक बेटा है, पुणे में अपनी पत्नी के साथ रहता है और पति तो सालों पहले मुझे अकेला छोड़कर चले गए। कुल मिलाकर मैं भी अकेली हूँ। घर पर भी अकेलापन महसूस होता है, इसलिए पार्क में आकर थोड़ा समय बिता लेती हूँ।
आपको मेरा इस तरह से बेबाकी के हिसाब से बात करना खराब तो नहीं लग रहा ना? अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं दिनेश जी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कोई गलत बात तो कही नहीं, और हम लगभग हम उम्र है, मिलते जुलते हालात भी है। वैसे हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दिनेश और सुधा आप लगभग हर रोज पार्क में मिलने लगे थे। पार्क में मिलकर वे दोनों अपने दिन भर की दिनचर्या एक दूसरे को बताती और पार्क में दौड़ते नन्हे नन्हे बच्चों को साथ में बैठकर देखते और खिलखिलाते। इस तरह उनके पूरे दिन का खालीपन उन 1-2 घंटों में दूर हो जाता और फिर उसके बाद वो अपने अपने घर को लौट जाते। क्या बात है माँ, आजकल आप मुझे फोन भी नहीं करती हो और घर आने के लिए भी नहीं कहती हो। हाँ, बेटे की याद नहीं आती क्या? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। अब मेरा ऐसे हर समय फोन करके तुम्हें डिस्टर्ब करना भी तो ठीक नहीं है ना। मैंने अब अपने हालातों के साथ खुशी खुशी जीना सीख लिया है। अपने हालातों के साथ जीना सीख लिया है या कोई और बात है? कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। मेरे साथ ये पहेलियां बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो साफ साफ सुनिए, आपसे ये उम्मीद देखिए मुझे। बहुत सारे लोग दुनिया में अपने पार्टनर के बिना रहते हैं, लेकिन हर कोई आपकी तरह हरकत नहीं करता। अरे मम्मा कुछ तो सोचिए, आप अपनी एज का ना सही हमारी रेपुटेशन का तो ख्याल करिए। सोसाइटी में 10 लोग देखते हैं कैसी कैसी बातें बनाते हैं, आपको कुछ एहसास भी है? शो बेटा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सोसाइटी मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएगी? आप किसी आदमी से रोज पार्क में मिलने जाती है ना, हाँ, आपको क्या लग रहा है मैं इतना दूर बैठा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मेरे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है ये आपने सोचा कभी? पड़ोसी फोन कर करके आपकी हरकतों के बारे में बता दे मुझे। अच्छा, तो तुम दिनेश जी के बारे में बात कर रहे हो? अरे वो सिर्फ मेरे दोस्त है। हाँ, मैं जाती हूँ उनसे रोज पार्क में मिलने, लेकिन पार्क की बेंच पर बैठकर अच्छे दोस्तों की तरह बातें करते हैं हम, और उसके बाद अपने अपने घर को लौट जाते हैं। कोई मुझे भी तो बताए कि मैंने आज तक ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हारी रेपुटेशन पर आंच आ जाएगी? बूढ़े माँ बाप घर में अकेले पड़े सड़ते रहते हैं, तब माँ बाप का ख्याल नहीं आता, लेकिन माँ ने अपनी खुशी के लिए घर से बाहर निकल के थोड़ा हंस मुस्कुरा के लिया। तुम्हें तकलीफ होगी? तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे बच्चे से इन बातों की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। माँ जी शुभ बिल्कुल ठीक है। अरे ठीक है, आपको बहुत अकेलापन लगता है तो आप आ जाइए ना पुणे, हमारे पास यहीं आकर रहिए। लेकिन वहाँ राजस्थान में अकेले रहकर ये सब करते हुए आपको एक बार अपने बेटे के बारे में तो सोचना चाहिए था। अरे मेरे माँ की तक ये खबर पहुंचेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी वहाँ पर? देखो बहू, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आज तक ना तुम्हें ना ही शुभ को कभी भी मेरी कोई फिक्र थी। और सबसे बड़ी बात, मैं भी यहाँ पर नौकरी करती हूँ। जैसे तुम अपना करियर छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, मैं भी अपना करियर छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। आज तक तो मैं दिनेश जी को अपना दोस्त ही समझती थी, लेकिन अब अगर बदनामी मिल ही गई है तो वही ठीक। पर अब मैं समाज से घबरा कर दिनेश जी का हाथ नहीं छोड़ने वाली। शाम के समय पार्क में क्या बात है, आज तो तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, कुछ बात हुई है क्या? दिनेश के इतना पूछते ही सुधा फूट फूट कर रोने लगती है। परसों से मैं अकेले अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। जब मैं अकेली थी, तकलीफ में थी, तब कभी भी कोई नहीं आया ये कहने कि मैं कैसे अकेले इन 4 दीवारों के साथ अपना जीवन बिता रही हूँ। लेकिन 4 दिन आपके साथ हंस बोल क्या लिया, इसी समाज के लिए मैं गलत हो गई? आप जानते हैं, हमारी सोसाइटी के लोगों ने फोन करके मेरे बेटे को कहा है कि मेरा चाल चलन खराब है, मैं रोज पार्क में किसी पराये मर्द से मिलने के लिए जाती हूँ। आप ही बताइए, क्या मैंने आज तक कभी भी अपने रिश्ते की मर्यादा को लांघने की कोशिश की है? क्या मैंने दोस्ती से ज्यादा कभी कोई भी गलत आचरण रखा है? सिर्फ 40 की उम्र थी मेरी जब मेरे पति की मौत हुई। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन अपने बेटे के लिए मैंने बाकी का जीवन अकेले बिताने का निर्णय लिया। आज वही बेटा मेरे चरित्र पर प्रश्न उठा रहा है। आप ही बताइए क्या करूं मैं? देखिए सुधा जी, दुनिया की ज्यादा परवाह करने से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। दुनिया वालों का तो काम ही है दूर खड़े होकर तमाशा देखने का। आप ये बताइए, उन्हें इसी बात से ऐतराज है ना कि आप किसी पराये मर्द से मिलने के लिए बाद में आती है? और अगर हम दोनों शादी कर ले तब तो मैं आपके लिए पराया नहीं रह जाऊंगा ना? तब तो हम अधिकार से एक दूसरे के साथ समय बिता सकेंगे, एक दूसरे के सुख दुख परेशानियों में खड़े हो सकेंगे। अपने मन की बात बताने के लिए हमें फिर घड़ी के कांटों का 6 बजने का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो फिर समाज के लगाए हुए इन लांछनों का स्वीकार करके जीना सीख लीजिए, या फिर मुझसे दोस्ती तोड़कर एक बार फिर से अकेलेपन को अपना साथी बना लीजिए। अब चॉइस आपकी है, आपको चुना है कि आप अपना आने वाला जीवन कैसे बिताना चाहती हैं। सुधा घर लौट आई थी, लेकिन आज रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिनेश के कहे शब्द उसके मन की गहराइयों को छू रहे थे। ठीक ही तो कहते हैं दिनेश, कितने बरस बातों को ऐसा मिला है कि दोस्त है जिसके साथ बैठना अच्छा लगता है, उसे मैं बस इसलिए त्याग दूं क्योंकि समाज को एक अधेड़ औरत की पर पुरुष संग दोस्ती पसंद नहीं। अगर आज मैंने दिनेश को ठुकरा दिया तो मेरा आने वाला कल इस 4 दीवारी में बंद दीवारों के साथ बातें करने में ही बीतेगा। जिंदगी मेरे दरवाजे पर खुशियां लेकर आई है, मैं दरवाजा खोलकर उनका स्वागत जरूर करूंगी। सुधा ने अपना मन पक्का कर लिया था। अगले दिन सुबह ही सुधा अपने बेटे को फोन करके अपने निर्णय के बारे में बताती है। तो ठीक कहता है बेटा, समाज को मेरा पराया आदमी के साथ समय बिताना गवारा नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दिनेश के साथ शादी करूंगी और फिर हमें साथ में समय बिताने के लिए दुनिया को कोई जवाब देना नहीं होगा। क्या इसमें मैं शादी? माँ जी कुछ तो शर्म करिए। क्यों बहू, 50 साल के आदमी के पास भी जीने के लिए अभी 20-25 साल बाकी होते हैं। तुम दोनों अपने जीवन में व्यस्त हो गए हो, मुझे भी तो अपने जीवन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना। अगर मुझे भी अपना बाकी का जीवन बिताने के लिए एक साथी मिल रहा है तो उसमें तुम्हें क्या समस्या है? मैं यहाँ अकेली पड़ी आंसू बहाती रहूं वो चलेगा, लेकिन मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है तुम दोनों को। ठीक है, जैसे तुम्हारा मन। मम्मा आप ठीक कह रही हो, मुझे एहसास हो गया है कि आप ठीक थी, मुझे आपका साथ देना चाहिए था। आप दिनेश अंकल से शादी कर लो, मैं और रिया भी शादी में जरूर शामिल होंगे। बेटे की बात सुनकर सुधा खुशी खुशी दिनेश को फोन लगाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। जल्द ही दिनेश और सुधा की शादी हो जाती है और फिर वे बिना किसी रोक टोक के साथ में घूमने फिरने लगते हैं।